साथ में आमदार आदरणीय प्रवीण दटके साहब का भी आगमन हुआ है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय गडकरी जी, प्रवीण दटके जी, माननीय महापौर जी, आप सभी से आग्रह की मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं माननीय महापौर जी से आग्रह करूंगा कि नितिन गडकरी जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ से करें। मैं ऐसा आदरणीय महापौर जी से आग्रह करूंगा। मैं महिलाओं से आग्रह करूंगा कि मंच के सामने से हटे। आदरणीय गडकरी जी का स्वागत माननीय महापौर जी करो। जरा तालियां, आप लोग यहाँ पर है कैसे पता चलेगा? तालियां बजना चाहिए, जोरदार तालियां बजना चाहिए। गडकरी जी इतने बड़ी वास्तु के लिए अपने यहाँ आए हैं। अब मैं संजय पाल पांडे जी से आग्रह करूंगा कि माननीय महापौर जी का तुलसी का पौधा और शॉल श्रीफल से स्वागत करें। जाऊंगे ना आप क्या रहेंगे? किसी को ये पकड़ लो तुम, मैं वो पकड़। प्रवीण दटके जी का स्वागत करने का मैं आग्रह करता हूं। और माननीय सत्ता पक्ष नेता भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करने का आग्रह अजय गौर से करता हूं। दटके जी का भी स्वागत मैं करने का आग्रह करता हूं। और मैं महापौर जी से इसके बाद इस ई लाइब्रेरी किस तरीके से बनी है और उसके पीछे की संकल्पना क्या है, इस प्रकार की एक चित्रफीत तैयार की गई है। मैं आग्रह करूंगा कि चित्रफीत यहाँ पर शुरू की जाए। अटल ई लाइब्रेरी की चित्रफीत जो है वो तुरंत शुरू की जाए। चित्रफीत शुरू करने का मैं आग्रह करता हूं। ये विशाल इमारत मंच पर उपस्थित आधुनिक भारत के विश्वकर्मा, जिनके नेतृत्व में संपूर्ण भारतवर्ष का चित्र बदल रहा है। हम लोग जो फिल्मों में देखते थे कि एक 3 साल के बच्चे से फिल्म शुरू होती थी और उसकी 3 पीढ़ी 3 घंटे में कैसे गुजर गई पता नहीं चलता था। कुछ इसी प्रकार से साल, 2 साल, 3 साल में पूरे भारत के चित्र को बदलने का काम जिन्होंने किया, ऐसे हमारे आदरणीय नेता नितिन गडकरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष प्रवीण दटके जी, महानगर पालिका के उप महापौर मनीषा ताई, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश जी, सत्ता पक्ष नेता अविनाश जी, शिक्षण सभापति दिलीप द्विवेदी, स्थापत्य समिति सभापति हमारे भाई राजेंद्र सोनकुसरे जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवकगण, बहुजन समाज पक्ष के पक्ष नेता भाई जितेंद्र घोड़ेसवार जी, साथ ही साथ में इस प्रांगण में उपस्थित अपार संख्या में उपस्थित भाइयों, माताओं और बहनों, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इनके नाम को समर्पित
इस ई लाइब्रेरी के लोकार्पण का समारोह आज यहां पर आयोजित किया गया है और हम सभी का सौभाग्य है कि आदरणीय नितिन जी इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे ही बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 22 सितंबर 2019 को, आप तारीख ध्यान रखें, 22 सितंबर 2019 को आदरणीय नितिन जी के हस्ते इसका भूमि पूजन संपन्न हुआ और 22 सितंबर को भूमि पूजन संपन्न होने के बाद इसकी सॉइल टेस्टिंग से लेकर के सारी रिपोर्ट जनवरी महीने तक आई और मार्च महीने से कोरोना लग गया। 1.5 साल कोरोना के कारण त्राही त्राही मची रही और उसके बावजूद केवल 2.5 साल के कार्यकाल में इस इमारत को बनाने का काम यहां के आर्किटेक्ट और सारे कॉन्ट्रैक्टर ने मिलकर के लिए किया। इसलिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इस लाइब्रेरी की दास्तान भी बड़ी निराली है। 6 मार्च 2019 को हम जिस रोड पर बैठे हैं, इस रोड का भूमि पूजन करने के लिए रजवाड़ा पैलेस के सामने आदरणीय नितिन जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस दोनों आए थे और उस भूमि पूजन के समारोह में मैंने मंच से मजाक मजाक में कहा कि ब्राह्मण का काम मांगना होता है और 2 देने वाले लोग बैठे हैं तो ये ब्राह्मण चुप कैसे बैठेगा। मैं आपसे मांग करता हूं कि मेरे वार्ड के लिए 5 करोड़ रुपए ई लाइब्रेरी के लिए प्रदान कीजिए। नितिन जी ने मजाक किया और मजाक में कहा कि पंडित पंडित को देता नहीं और देवेंद्र भी पंडित है, मैं भी पंडित हूं करके। मैंने कहा कि नितिन जी, बाकी पंडितों को लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं तो कर्मकांडी पंडित हूं, मैं पंडित हूं, मेरा तो व्यवसाय पंडिताई का है और इसलिए मुझे तो लेने का अधिकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर देंगे। आपको जान करके खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी सभा में इस लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया और जब भूमि पूजन हुआ सितंबर में तो नितिन जी ने पूछा, इतनी जल्दी आ गए क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिपत्र निकाला और हमने इसका भूमि पूजन कर लिया। नितिन जी सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद केवल पत्र ही हमारे हाथ में रहा, निधि वापस चली गई। और केवल इस ई लाइब्रेरी की नहीं, नागपुर शहर के विकास के लिए आई हुई 207 करोड़ रुपए की राशि इस वर्तमान सरकार ने, जो देवेंद्र जी ने इस शहर के विकास के लिए दिया था, वो हमें नहीं दिया। शायद वो 207 करोड़ रुपए नागपुर महानगर पालिका को मिलते तो नागपुर शहर में हम और ज्यादा अच्छे से काम कर सकते थे। ये कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है, लेकिन वो पैसे ना आने के बावजूद महानगर पालिका के निधि से, कारण जिस वर्ष इस फाइल का टेंडर हुआ उस समय विक्की कुकरेजा जी स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, उनके बजट में 3.5 करोड़ रुपए की राशि इस ई लाइब्रेरी के लिए रखी गई थी। हमने टेंडर करके काम को प्रारंभ कर दिया और एक बात का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, देवेंद्र जी के साथ मैंने, जब देवेंद्र जी महापौर थे तो साथ में काम किया है। देवेंद्र जी ने मंच से घोषणा की थी 6 मार्च को कि 8 मार्च को आचार संहिता लग सकती है, इसलिए 8 मार्च के पहले टेक्निकल सैंक्शन के साथ फाइल पहुंचेंगे तो मैं ये पैसे दूंगा। अर्थात उन्हें पता था 5 करोड़ रुपए की फाइल 2 दिन में बनती नहीं, टेक्निकल सैंक्शन होता नहीं और पैसे देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये फाइल पहले से बनी थी। 7 तारीख को सीएमओ में ये फाइल पहुंच गई और जब हमने देवेंद्र जी को मैसेज किया कि फाइल का इनवर्ड नंबर यह है, तो देवेंद्र जी का मैसेज आया कि भैया आप नहीं सुधरोगे। लेकिन कुल मिलाके इस फाइल को देने में देवेंद्र जी के 5 करोड़ अगर नहीं मिलते तो ये काम शुरू नहीं होता। पूरा का पूरा श्रेय देवेंद्र जी को जाता है और इतने जल्दी काम अगर पूर्ण हुआ तो उसका भूमि पूजन नितिन जी ने किया था, इसलिए इतनी जल्दी काम पूरा हुआ। ये कहने में भी किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। हमने जब लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया तो हमारे आर्किटेक्ट थे प्रशांत सातपुते जी। प्रशांत सातपुते जी को हमने बताया कि अटल जी के नाम से ई लाइब्रेरी बन रही है, इसलिए विश्व स्तर की ई लाइब्रेरी बननी चाहिए। प्रशांत सातपुते जी लंदन गए, लंदन जाकर के ब्रिटिश ई लाइब्रेरी का ढांचा देख करके आए और ब्रिटिश ई लाइब्रेरी के ढांचे के अनुरूप
उसमें हिंदुस्तान की परिस्थितियों से और क्या एड ऑन किया जा सकता है, इस दृष्टि से इस लाइब्रेरी का नक्शा और इसकी सुविधा को बनाने का काम उन्होंने किया। आपने इसकी चित्रफिति दिखी है। इसकी चित्रफिति में आप देखेंगे कि इसका जो सेकंड फ्लोर है, उस सेकंड फ्लोर में बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें रखी गई है, जहां बच्चे आकर के किताबें लेकर के पढ़ाई कर सकेंगे। पढ़ने के लिए वहां पर एक अध्ययन कक्ष का निर्माण किया गया है, लेकिन किताबों को चोरी जाने की बहुत गुंजाइश होती है और लाइब्रेरी में किताबों को गायब करने की परंपरा सी चल पड़ी है। इसलिए इसमें RFID कोड लगे हुए सारी पुस्तक में। अगर कोई भी पुस्तक वहां से बगैर अनुमति के कोई लेकर के जाए तो बर्जर बजेगा और तुरंत पता चल जाएगा कि यह पुस्तक अनावश्यक तरीके से कोई बाहर लेकर के जा रहा है। इस प्रकार का डिजिटल सिस्टम वहां पर बनाने का निर्णय लिया गया है और आज एग्जीक्यूट भी हो गया है नितिन जी के सामने, उसका प्रात्यक्षिक भी हम लोग करेंगे। इतना ही नहीं, आपको पुस्तक लेना है तो डिजिटली लेना है, पुस्तक जमा करना है तो डिजिटली आपको पुस्तक जमा करना है। आपको अगर कोई पुस्तक अपने घर ले जाना है तो वहां पर एक कैन स्कैनर लगा हुआ होगा, बुक स्कैनर, उसके नीचे किताब रख दीजिए, पूरी किताब स्कैन हो जाएगी, PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। आप अपने पेन ड्राइव में किताब लेकर के अपने घर जा सकते हैं पढ़ने के लिए। इस प्रकार के सुविधा भी इस लाइब्रेरी में देने का काम इस महानगर पालिका के माध्यम से हमने किया है। केवल इतना नहीं, उसी दूसरी मंजिल पर एक कक्ष हमने दिव्यांगों के लिए डेडिकेटेड किया है। दिव्यांग बंधु वहां बैठ करके पढ़ाई कर सकेंगे और दिव्यांगों में भी दृष्टिहीन दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की है। वहां पर ब्रेल लिपि के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर है, वो तीनों सॉफ्टवेयर वहां पर हमने एग्जीक्यूट किए हैं। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति यहां आकर के कंप्यूटर के माध्यम से पूरी पढ़ाई कर सकता है और जो अंशतः दिव्यांग व्यक्ति है उसके लिए टॉकिंग कंप्यूटर की व्यवस्था की है कि आपके बोलने से कंप्यूटर टाइप कर सके। इस प्रकार का नियोजन वहां पर किया गया है और स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी तो कंप्यूटर ही आपको कहेगा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उसको सुधारने की व्यवस्था भी उसमें दी गई। किसी में कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर ब्लाइंडनेस में जो कलर दिखते हैं उस प्रकार का सॉफ्टवेयर भी हो दिव्यांगों के कंप्यूटर में। इतना ही नहीं, ब्रेल लिपि में अगर आपने पढ़ाई की है तो ब्रेल लिपि में उसका प्रिंट आउट निकलना चाहिए, इसकी सुविधा भी इसमें है। पूरे सेंट्रल इंडिया की एकमात्र ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें दृष्टिहीन दिव्यांगों को पढ़ने के लिए नागपुर महानगर पालिका ने व्यवस्था की है। पर पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की व्यवस्था किसी अन्य लाइब्रेरी में नहीं है। इसके अलावा जो थर्ड फ्लोर है उस थर्ड फ्लोर में हमने कंप्यूटर लगाए। कंप्यूटर में बेटियां अलग से पढ़ाई कर सके स्वतंत्र, इसलिए एक कक्ष अलग बना है। बेटे अलग से पढ़ाई कर सके इसलिए एक कक्ष अलग बना हुआ है। और जहां बेटे और बेटियां दोनों साथ में मिलकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए तीसरा कक्ष अलग बना हुआ है। यानी स्वतंत्रता को भी हमने कायम रखा है और सामूहिकता को भी कायम रखा है। इसलिए 3 अलग अलग कक्ष बना करके वातावरण में एक स्वच्छंद वातावरण में शिक्षण कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था की है। यहां पर 300 MBPS की स्पीड का यहां पर हमने इंटरनेट कनेक्शन लिया है, वो भी फाइबर कनेक्शन लिया है कि कहीं भी किसी प्रकार से इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। और यांत्रिक यंत्रणा है इसलिए 2 कंपनी के नेट लिए हैं कि अगर किसी कारण से एक कंपनी का खराब हो गया तो तुरंत दूसरे कंपनी का नेट हम यहां पर दे सकेंगे। इस प्रकार का नियोजन भी इस लाइब्रेरी के अंतर्गत हमने किया है। केवल इतना ही नहीं, विश्व में जो अलग अलग देशों में खोज होती है वो उनकी भाषा में होती है। केवल हिंदुस्तान में हम अंग्रेजी में किसी प्रकार की नई खोज करते हैं तो अंग्रेजी में लिखते हैं। विश्व के देश में चाइना में चाइनीज में होता है, जापान में जैपनीज में होता है, कोरिया में कोरियन भाषा में होता है, इजराइल में हिब्रू भाषा में होता है। इसलिए विश्व में किसी भी देश में किसी भी प्रकार की नई खोज हुई है और उसको हमें पढ़ना है तो उसे हमारी भाषा में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं, मराठी में पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर भी सारे के सारे कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेंगे। कारण विश्व के साथ चहलकदमी करते हुए हम लोग नागपुर के बच्चों को आगे की दिशा में ले जाना चाहते हैं। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर भी यहाँ सारे के सारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया है, जिसका प्रात्यक्षिक अभी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इतना ही नहीं, बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं तो बच्चों के मन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने की इच्छा होगी, इसलिए फर्स्ट फ्लोर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने के लिए 30 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी का एक अलग से डेडिकेटेड हॉल बनाया गया है। यहां जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो जनरली एक फैकल्टी के बच्चे ग्रुप में पढ़ने के लिए आते हैं, उनके मन में यह संकल्पना जागृत हो कि उन्हें कोई वर्कशॉप लेना है, कोई सेमिनार लेना है, कोई गेस्ट लेक्चर लेना है
तो उसके लिए 75 सीट का ऑडिटोरियम भी पहले फ्लोर में बनाया गया है, जिस ऑडिटोरियम में बच्चे यहां आकर के सेमिनार ले सके, वर्कशॉप ले सके और किसी भी प्रकार का गेस्ट लेक्चर आयोजित कर सके। इतना ही नहीं, आप ये इमारत देख रहे हैं, दूसरी फ्लोर में बाहर गैलरी निकली हुई है। नितिन जी, पढ़ते पढ़ते लड़का जब बेझिल हो जाता है तो उसे वहां से बाहर ना निकलना पड़े, ओपन टेरिस में गैलरी में आ जाएगा। वहां 4 टेबल रखे हुए हैं, एक टेबल पर 4 लोग बैठ सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। एक फ्लोर में 16 लोग ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरे फ्लोर में जहां कंप्यूटर लगा है वहां भी बैठ करके 16 लोग ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। और ग्रुप डिस्कशन करते समय अंदर के वातावरण को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचना चाहिए और बंद कमरे से बाहर निकल करके हवाशीर वातावरण में बच्चे ने बैठ करके आना चाहिए, जिससे वो रिलैक्स हो सके। इसका नियोजन भी इस इमारत में किया गया है, जहां ग्रुप डिस्कशन की अलग व्यवस्था है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की अलग व्यवस्था है, वर्कशॉप और सेमिनार की अलग व्यवस्था है। इन सारी व्यवस्था के अलावा ये लाइब्रेरी बस स्टैंड से 500 मीटर पर है और रेलवे स्टेशन से 750 मीटर पर है। बाहर गांव से आने वाला व्यक्ति भी यहां पढ़ाई करने के लिए आएगा तो वो अपना सामान यहां पर लॉक रूम में रख करके पढ़ाई कर सकता है। इसलिए यहां पर लॉक रूम की भी व्यवस्था की गई है कि देहात का बच्चा भी यहां आकर के पढ़ाई कर सके। इस प्रकार का नियोजन भी यहां पर किया गया है। और ये सारा काम के साथ साथ 24 घंटे लाइब्रेरी शुरू रहेगी। बच्चा सुबह से शाम तक पढ़ रहा है तो उसे भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। इसलिए 4थी मंजिल के ऊपर में कैंटीन का निर्माण किया गया है। उस कैंटीन में जाकर के चाय पी सकता है, कॉफी पी सकता है, नाश्ता कर सकता है। किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन इस संपूर्ण इमारत में वर्जित रहेगा और मनुष्य की चेकिंग करने के बाद ही लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार की नियमावली भी यहाँ पर बना करके रखी गई है, जिससे यहाँ आने वाला बच्चा केवल पढ़ाई ही करे। हमने कोशिश की थी कि इसका पूरा मेंटेनेंस IIT खड़गपुर के माध्यम से करे। उन्होंने अनुमति भी प्रदान की थी, लेकिन अभी IIT खड़गपुर ने उनके खुद के सॉफ्टवेयर को पूरे देश के लिए निःशुल्क दे दिया है। इसलिए IIT खड़गपुर ने कहा कि अब हमारे मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं, हमारी सारी सुविधा आप डाउनलोड करके यहीं पर अपने आप दे सकते हैं। इसलिए IIT खड़गपुर के भी सारे के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर लोड करके हम लोग सारी सुविधा दे रहे हैं। ये सारी सुविधा नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से इस क्षेत्र में दी जा रही है, जिसे हम बजरिया के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोधीपुरा के नाम से जानते हैं। नितिन जी, जब इस इमारत का हमने भूमि पूजन किया तो यहाँ एक नगर सेवक है, बहुत तड़फदार नगर सेवक है कांग्रेस के, उन्होंने आकर के आंदोलन किया और आंदोलन करके भाषण दिया कि दयाशंकर तिवारी यहाँ पर दुकान बना रहा है और बजरिया वालों को नहीं, वो हंसापुरी वालों को दुकान दे रहा है। विजय मंगलेकर के दुकान से चिट्ठी के नंबर देकर के दुकानें बट रही। आंदोलन किया गया, बस्ती के नागरिकों को भड़काया गया। स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए इसलिए आंदोलन किया गया। स्कूल 20 साल से बंद है, लेकिन स्कूल को फिर से चालू करना चाहिए, इसके लिए आंदोलन किया गया। आज ये इमारत को देख करके जिन लोगों ने वो आंदोलन किया था, वे सारे लोग पछताते हैं कि हमें गलत रूप से बहकाया गया। यहाँ पर तो हमारे यहाँ के विद्यार्थियों के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है। माननीय नितिन जी के नेतृत्व में हम सबने कुछ अच्छा करना सीखा, कुछ अलग करना सीखा, कुछ नया करना सीखा। सामान्य से हटकर करने की आदत नितिन जी ने हमें संस्कार के रूप में दी। और आप देखिए, जिस राजनीतिक पक्ष के नेता में नेतृत्व देने की और दृष्टि देने की क्षमता होती है, उसी राजनीतिक पक्ष के छोटे कार्यकर्ता उसके दृष्टि के अनुरूप विचार करके नई संकल्पना को जन्म देते हैं। इसलिए इसकी प्रेरणा भी अगर कहीं से मिली तो नितिन जी नित्य नूतन करते हैं। इस दृष्टि से नित्य नूतन करने के लिए हमने यह किया। और अटल जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया, इसलिए आधुनिक लाइब्रेरी को अटल जी को समर्पित करने का हमने निर्णय लिया। मैं आपके बीच में बहुत सारी बातें करने की इच्छा थी। इस वार्ड के विकास की अनेक बातें हैं जो आपसे की जा सकती थी, लेकिन हमारी मजबूरी ऐसी है कि 10 बजे हमें सभा को समाप्त करना पड़ता है। हमारा कार्यक्रम पहले ऐसा था कि नितिन जी से पहले लाइब्रेरी का उद्घाटन करा के प्रत्यक्षीकरण करेंगे, उसके बाद भाषण होगा। लेकिन समय की सीमा को देखते हुए अभी हम माननीय नितिन जी का भाषण सुनने के हम सभी लोग आतुर हैं। इसलिए आपके और नितिन जी के बीच में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं बनना चाहता। केवल एक बात मैं नितिन जी के समक्ष और बताना चाहता हूं। नितिन जी, आपने वंदे मातरम गार्डन का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन करने के बाद अभी 3 दिन से एक टीम आई थी, जिस टीम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लाइट इफेक्ट देने का काम किया है। वो सारे आर्किटेक्ट लोगों ने मिलकर के नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से यहां स्मार्ट लाइटिंग होनी चाहिए, इस प्रकार का नियोजन किया। और उस नियोजन के लिए
2 करोड़ रुपए का एडिशनल प्रावधान दिया कि नागपुर में एक गार्डन ऐसा भी होना चाहिए जो नाइट विजन गार्डन हो, और वो नाइट विजन गार्डन ये वंदे मातरम गार्डन बनना चाहिए, कारण यहाँ पर 2 मॉल है और शाम के समय मॉल में गर्दी होती है, और नाइट विजन गार्डन यह बनना चाहिए। इसलिए 2 करोड़ की राशि का प्रावधान महानगर पालिका में रखा गया है, और स्मार्ट सिटी से आज वो 2 करोड़ रुपए की राशि भी उसको मंजूर हुई है। इसलिए और एक नया सोपान ये वंदे मातरम गार्डन स्थापित करेगा, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। आपका नेतृत्व, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे और हम नित्य नूतन काम करते रहे, यही अपेक्षा है। आपके आशीर्वाद की पुनः अपेक्षा के साथ मैं आपके और नितिन जी के बीच में किसी प्रकार की बाधा न बनते हुए आदरणीय नितिन जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नितिन जी इस मंच पर आकर के आप सभी का उद्बोधन करें। आदरणीय नितिन गडकरी जी। नागपुर शहर के यशस्वी महापौर आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और विधायक श्री प्रवीण दटके जी, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता अविनाश ठाकरे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन प्रकाश गोयल, संजय बंगाले, संजय बालपांडे, पिंटू झलके, दिलीप जीवे, राजेंद्र सोनकुसरे, सरला नायक, श्रद्धा पाठक, विद्यार्थी कनेरे, किशोर पलांदुरकर, अर्चना देहनकर और जितेंद्र घोड़ेसवार जी, उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहन, सबसे पहले मैं जब लाइब्रेरी को देख रहा था तो मैं बहुत अचंभित हुआ। अचंभित इसलिए हुआ कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नागपुर में इतनी सुंदर ई लाइब्रेरी बन सकती है, इस बात पर मेरा विश्वास ही नहीं था। और मैं लगातार दयाशंकर तिवारी जी को एक बात समझाते रहा, सुनते नहीं मेरी बात। कारपोरेशन का काम न स्कूल चलाना है, न हॉस्पिटल चलाना है। पहले लोगों को पानी पिलाओ, बिजली दो और कचरा साफ करो। इतना ही नहीं होता है तो ये क्यों पैसा खर्चा करते हो? बाकी महाराष्ट्र सरकार करेगी, भारत सरकार करेगी, और वो करके दिखाते हैं। और इसलिए मुझे कभी इस बात का दुख नहीं है, इस बात को स्वीकार करने में कि इन्होंने बहुत सी बातें सिद्ध करके दिखाई जिसमें मैं हार गया, वो जीत गया। उन्होंने महानगर पालिका के स्कूलों के लिए CBSE स्टैंडर्ड की स्कूलें खोली, इंग्लिश मीडियम की। वहाँ एडमिशन के लिए लोग आ रहे, फुल हो गई। अच्छी स्कूलें उन्होंने शुरू की। उन्होंने ई लाइब्रेरी अच्छी शुरू की। फिर उन्होंने कोविड के कार्यकाल में अनेक हॉस्पिटल का अच्छा निर्माण किया और लोगों की जान बचाने के लिए कारपोरेशन से बहुत अच्छा काम किया। और ये जो ई लाइब्रेरी है, ये अपने आप में इनोवेशन है। मैं आपको कभी मौका मिलता होगा तो मेरे हर भाषण में एक बात होती है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च की एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, इसको हम ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है। और इसलिए समाज के जो लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक आर्थिक सेक्शन जिससे पिछड़े हुए हैं, उनके पास ज्ञान को पहुंचाना और ज्ञान उनको उपलब्ध करा कर देना, ये हमारा कर्तव्य है। और उसके अनुरूप दयाशंकर जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस लाइब्रेरी का जो उद्घाटन किया है, मैं उनको हृदय से, यहाँ की जनता की ओर से, हजारों लाखों जनता जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, उनके बच्चों के लिए ये ज्ञान का जो प्रवाह उन्होंने यहाँ लाया है, मैं उन सब परिवारों की तरफ से दयाशंकर जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद। मुझे याद है चुनाव के राजनीति में कुछ चीजें फायदे की नहीं होती, और मैं उसके बारे में बड़ा दबंग हूँ। तो लोगों को कहता हूं कि आपको पटता है तो वोट दो, नहीं पटता है तो आपका अधिकार है, जिसको देना दो। और मैं जो अच्छा काम है वो करते रहूंगा।
और इसलिए मुझे जब इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो मेरे को मिला था, सब नेताओं ने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब ने ले लिए। और मुझे जब इंजीनियरिंग कॉलेज मिला तो मैंने अंजुमन इस्लाम को सदर में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। तब मैंने उनको कहा कि देखो, इस समाज में शिक्षा की जरूरत ज्यादा मुस्लिम समाज में है। चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, नहीं तो ट्रक ड्राइवर, इसके सिवा पांचवा धंधा नहीं होता। तो समाज की प्रगति अगर करनी है तो इंजीनियर्स बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, IAS ऑफिसर बनने चाहिए। और इसलिए लड़कियों के लिए वहां इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने दिया। मुझे एक बार एक ने पूछा था कि आपने अच्छे काम किए, तो बहुत से काम हैं, हाईवे बनाए, टनल बनाए, रोड बनाए, कोई ऐसे बनाए, बहुत काम हुए। पर मैंने दो कामों का उल्लेख एक बार मैंने उनको बताते हुए कहा था कि 20,000 से ज्यादा गरीब लोगों के हार्ट के ऑपरेशन मैंने मुफ्त करा कर दिए मेरे जीवन में। और मेरा एक अच्छा काम हुआ जब मैं अंजुमन इस्लाम के टीचर्स, प्रिंसिपल मुझे मिलते हैं, तो हमारे बारे में यही प्रचार होता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। और आज अंजुमन इस्लाम से कम 5 से 6 हजार लड़के लड़कियां इंजीनियर बने, और उसमें से 90% मुस्लिम समाज की बनी है, जो वहां पढ़ लिख कर बड़ी हुई है। ये ज्ञान के दृष्टि से सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे राजनीति में उसका फायदा हो या न हो, और मेरे जैसे व्यक्ति को इसका समाधान होता है कि अगर ये कॉलेज नहीं खुलता तो ये लड़कियां इंजीनियर नहीं बनती, ये लड़की पढ़ नहीं सकती। और इसलिए आज ये जो ई-लाइब्रेरी है, ये यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए है। आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे फोन फिल्म देखने लगे, और इसलिए हमारे बच्चे आए और ज्ञान ग्रहण करें। नॉलेज ये पावर है, और इसका फायदा है। मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई मेरे स्टूडेंट नहीं हूं, और मुझे कोविड के कार्यकाल में 2 साल में अच्छा फायदा हुआ। एक तो मैं खाने का शौकीन था, खाना बनाने का भी मुझे मौका मिला। दूसरा मौका मिला कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोलने लगा। तो अंग्रेजी में कम बोलता था, तो अब अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, तीनों भाषा में बोलने लगा। और मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया भर की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, अनेक जगह भाषण देने का मौका मिला। और फायदा ये हुआ कि मेरे भाषण हुए, उसके बाद वो यूट्यूब पे चलते हैं। वो भाषण सुनने के कारण आप मोबाइल फोन पर सुनते हो, तो मुझे भी 3-4 लाख रुपए महीना मिलने लगा। तो चलो ये भी एक काम हो गया। तो नॉलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और नॉलेज के बारे में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी पढ़ाई, अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा कि जहां स्कूल की बिल्डिंग है वहां विद्यार्थी नहीं है, जहां विद्यार्थी है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां टीचर नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे गरीबों के बच्चों के लिए उनके पास ज्ञान पहुंचाने से उनका जीवन बदल सकता है। एक घर से एक लड़का अगर IAS ऑफिसर होता है, इंजीनियर होता है, IIT इंजीनियर होता है, तो घर बदल जाता है। और इसलिए ऑटो रिक्शा चलाने वाले भी व्यक्ति को लगता है कि मेरे लड़के को सेंट्रल स्कूल में एडमिशन मिलनी चाहिए। मैं पिछले इस साल में कर नहीं पाया, पिछले साल तक मैं 150 लोगों की एडमिशन करके देता था। मैं जब मंत्री को कहता था कि गरीब के लड़के हैं, इनको अगर अच्छी पढ़ाई मिलेगी तो एक बच्चा नहीं पढ़ेगा, पूरा परिवार आगे जाएगा। और इसलिए दयाशंकर जी, ये ई-लाइब्रेरी अब आपने बनाई है, इस क्षेत्र के पालकों का, यहाँ के भाई और बहनों का ये काम है कि उनका बच्चा यहाँ आकर पढ़े। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, दुनिया भर की जो भी नॉलेज है वो यहाँ आकर सीखेगा तो उसके जीवन का भविष्य बनेगा। और इसलिए राजनीति में केवल रोड बनाना चाहिए, ब्रिज बनाना चाहिए, इतना ही उद्देश्य नहीं है। ये बात अलग है कि इस शहर में 24/7 आज पानी के लिए एक भी मोर्चा नहीं निकलता। 24 घंटे पानी शहर के 70% आबादी को उपलब्ध कराने का काम
पूरे देश में किसी महानगर पालिका ने किया है तो उसका नाम नागपुर महानगर पालिका है। मैं गौरव के साथ कहता हूं। आज अपने टॉयलेट का पानी आपका जो कोई खराब होता है, वो पानी आज मैं अंबोरा में था, वो पानी को शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के कोराडी और खापरखेड़ा के प्रोजेक्ट के लिए बेचने का काम हमने शुरू किया 7 साल से। तो तुम जो टॉयलेट में पानी डालते उससे बेचकर 325 करोड़ कमाने वाली देश की पहली महानगर पालिका कौन सी है? तो नागपुर महानगर पालिका। इस शहर में पहली बार, पहले नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो, 3 जगह बन रहा है। केवल बरडी पर नहीं बना है, बरडी पर तो हुआ, अब पारडी में भी बन रहा है। नीचे रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो, फिर कामठी रोड पर भी हो रहा है। ये पहली बार देश के इतिहास में पहली बार किसी शहर में हुआ है, तो उसका नाम नागपुर है। इस बात कहना चाहिए। अभी हम लोग घोटाला में फाउंटेन बना रहे हैं, अभी शायद 1-8 महीने में मैं शायद उसकी ट्रायल हो जाएगी। 4000 लोग बैठ सकते हैं, ऐसी गैलरी बनाई है सुंदर 5 स्टार, और फाउंटेन की ऊंचाई वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट फाउंटेन जाएगा। उसका डिजाइन तैयार किया है फ्रांस के आर्किटेक्ट ने, उसके पंप लाए टर्की से, उसका संगीत है AR रहमान का, उसकी कमेंट्री है गुलजार साहब की, और पानी दुनिया में सबसे ऊंचा जाके डांस करेगा और आप उसको सुनेंगे। वो कार्यक्रम होगा 2 घंटे का, और उसके पीछे में 12 मंजिली इमारत बन रही है, 3 मंजिले हो गए, और 1100 गाड़ियों का पार्किंग है, और सामने वाला जो एरिया है 10-10 हजार फुट का, उसमें रेस्टोरेंट है। फुटपाथ पर लोग खाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे डिसीजेज होती है, तबीयत बिगड़ जाती है। तो उसी पैसे में, कम पैसे में पाव भाजी और पानी पूरी और जो कुछ आप खाना चाहते हैं, उसके लिए 12 मंजिले में से 10 मंजिलों पर पार्किंग है, उसके बाद सामने में रेस्टोरेंट्स है, और 10वें 11वें मंजिले पर उसके साथ साथ 4 मल्टीप्लेक्स है 100 सीटर के, 100 का सिनेमा देख सकते हैं, और 12वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है जो घूम रहा है, और पूरा नागपुर बैठकर आप देख सकते हो तेलंगाना बगीचा की तरफ ऐसा रेस्टोरेंट है। पार्किंग भी है, अभी तो वहाँ म्यूजिकल फाउंटेन की ट्रायल हो जाएगी, 2-6 महीने में पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट। और तेलंगाना का बगीचा भी अच्छा बना रहा है, और उधर बॉटनिकल गार्डन में फ्लावर गार्डन भी हम बना रहे, तो कोशिश ये कर रहे कि दुनिया का सबसे अच्छा गार्डन बने। मैं वैनकोर में गया था कनाडा में, वहाँ एक बूचड़ गार्डन था, उसकी फिल्म लाई, और अब जहां जहां मैं जाता हूँ, गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उनको कहा मुझे आपके यहाँ सब फ्लावर के प्लांट चाहिए। मैं विजयवाड़ा गया था, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खाना खाने के लिए बुलाया था, तुम्हारे यहाँ के फ्लावर्स के प्लांट चाहिए। मैं परसों मध्य प्रदेश उज्जैन था, तो मुख्यमंत्री को कहा तुम्हारे प्लांट चाहिए, और मैंने PKV को 25 करोड़ रुपए दिए सेंट्रल रोड फंड से, और नर्सरी और ग्रीन हाउस बना रहे हैं।